नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट जुलाई 2027 एग्जाम के लिए लगातार महामैराथन क्लास करा रहे हैं। इससे पहले वाला जो महामैराथन क्लास है वो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम हिंदी विषय की महामैराथन क्लास देखेंगे। हिंदी में भी आपका दो सेक्शन आता है। एक तो आपका पेडागोजी सेक्शन आता है, जहाँ पर थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो अलग है। और जो मेन जिसमें वर्णमाला है, समास, संधि, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो अलग है। तो मेन वाला पोर्शन ही हम यहाँ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर जिसका क्षरण ना हो वो भी कहते हैं। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। जब वर्णों के विभाजन की बात आती है तो स्वर और व्यंजन इसमें विभाजित होता है। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में आता है। और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये सब आता है। स्वरों की संख्या की बात करें कितनी होती है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए औ ये आपको देखने को मिलते हैं। 11 जो स्वर हैं उनकी कुल 10 मात्राएं आपको देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पर दर्शाई गई, जैसे छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, छोटी ई की, इस तरीके से। फिर स्वरों और उसके उदाहरण की बात करते हैं। तो मात्रा के आधार पर हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं आ, ई, उ और री को। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए औ और औ को। और प्लुत स्वर जहां पर ओम को रखते हैं। यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन आया था। इसमें हम एग्जाम मतलब डेफिनेशन की जब बात करते हैं ना, तो जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे, यहाँ दो मात्रा का, जहाँ पर एक से अधिक। तो इस तरीके से डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा इसमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है, कौन सा दीर्घ स्वर है। जीवा के आधार पर जब विभाजन की बात करते हैं तो अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। मध्य स्वर में आ आता है। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी चलेंगी कि जब छोटा आ बोलते हैं तो आपको मध्य से आपको ध्वनि निकल ली। पश्च स्वर में बड़ा आ, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और औ आता है जीवा के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर बात करते हैं तो विवृत स्वर आता है, जहाँ पर आपका बड़ा आ हो जाएगा। अर्धविवृत आ जाता है, छोटा आ, ए और औ हो जाएगा। समृत आ जाएगा, ई उ और बड़ा ऊ। और अर्ध समृत हो जाएगा, ए और औ। तो इसमें मुख कितना खुलता है उसके आधार पर उच्चारण में जब बांटते हैं तो ये चार हो जाएंगे। हम एक एक की डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर मैराथन क्लास शॉर्ट में सारी चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं। वैसे आपको पता होता है कि विवृत में जो विवृत होता है इसका मतलब होता है ओपन, यानी खुला हुआ, यानी उच्चारण जब होता है तो मुख पूरा खुलता है, जीभ नीचे बैठ जाती है। तो इसमें विवृत स्वर में बड़ा आ बोलते हैं, पूरा मुख खुलता है। वहीं समृत में क्या होता है? क्लोज होता है। समृत का मतलब यानी कि जब बंद हो, संकुचित हो। तो जब आप बोलेंगे ई या फिर उ समृत में देखेंगे तो आपको बंद मुख की जो आकृति है वो बंद के समान देखने को मिलती है। अर्ध मतलब उसी में जोड़ करके लगा लेंगे। विवृत में अर्ध लग गया मतलब आधा खुला। व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या हिंदी में 33 होती है। कौन कौन से होते हैं व्यंजन? स्पर्श व्यंजन होता है, इसमें कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग आता है। इसमें कावर्ग में काखा का गंगा, चाचा चाचा इया, टाटा टाटा डा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ, ये टोटल 25 होते हैं। संस्कृत में इसका सूत्र भी होता है कादमे और मावसाना स्पर्शा। अंतस्थ वर्ण की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, चार होते हैं। और यूपी टेट में देखेंगे 2 बार क्वेश्चन इनसे आ चुका है। उस व्यंजन की बात करें तो सा, 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 हा होते हैं। यूपी टेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया है। कुल व्यंजन की संख्या इस प्रकार 33 होती है। घोषत्व के आधार पर व्यंजन को अगर डिवाइड करें तो अघोष और सघोष इस टाइप से होते हैं। इसको अघोष इधर मत लिखिए, इसको घोष या सघोष कहते हैं। सा। प्राणत्व के आधार पर बात करें तो व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया, अल्पप्राण और आपका महाप्राण। अब वर्णों के उच्चारण स्थान की भी बात कर लेते हैं। जैसे नासिका के उच्चारण में आपका यमगणनम आता है। और दंत मूल या वर्ष उच्चारण में ना, सा, रा, ला आता है। दंत में ता वर्ग आता है और सा आता है। यूपी टेट में क्वेश्चन ये देखिए डबल डबल आ चुका है। दंतोष्ट में तो दांत और ओष्ट आता है, और इसके उच्चारण में क्या आता है? वा आता है। तो पूछेगा कि वा के उच्चारण किससे होता है? दांत और ओष्ट से मिल करके होता है। इसका सूत्र होता है वकार से दंतोष्ठम। ओष्ट से उच्चारण में आपका ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग आता है। इसी प्रकार कंठोष्ट में आपका औ और आ, इसका सूत्र होता है औदो तो कंठोष्ठम।
तो ये संस्कृत के सूत्र से कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो ऊपर भी अल्पप्राण महाप्राण बताया था ना, उसको भी हम वर्ण बताएंगे कि कौन कौन आते हैं। मूर्धा से उच्चारण की बात करते हैं तो री, टा वर्ग और शारा, ऋतु रषाणाम मूर्धा। तालव्य की बात करते हैं तो ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या और शा, ईचु ऐसा नाम तालु। ए और ऐसे कंठ तालव होता है, ऐ दे तो कंठ तालु। और केवल कंठ से उच्चारण में बात करते हैं तो आपका आ, बड़ा आ, अंगा, कावर्ग, हा, विसर्ग जो है, ये सब आपके आते हैं। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। स्वर 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। कुल मिलाकर के 52 वर्णों का इस प्रकार से विभाजन देखने को मिलता है। अब इनमें से कोई भी पूछे जा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अयोगवा की बात करें तो अंगा और आहा, इनका योग ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन के साथ होता है, ना ही स्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। पूछे जाएंगे कि अयोगवा कौन से होते हैं तब। यूपी टेट में जूनियर लेवल पर ये क्वेश्चन जो है वो आया है। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई कि ये जो हम करा रहे हैं, जैसे कॉमन जो विषय, जैसे हिंदी विषय हो गया, सीडीपी का जो हमने कराया था, तो वो प्राइमरी और जूनियर का एक साथ करा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग देखने की आवश्यकता है, आप एक देख लेंगे, दोनों ही पेपर के लिए आप कवर हो जाएगा आपका कोर्स। तो द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये दो होते हैं, डा और डा, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के योग से बने जो वर्ण हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञा और श्रा होते हैं। छा बनता है का और शा से, त्रा बनता है त और रा से, ज्ञा बनता है जा और इया से, और श्रा बनता है शा और रा से। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो यूपी टेट में ये का और शा वाला पूछा जा चुका है जूनियर लेवल पर, और त्रा वाला ता और रा यूपी टेट के प्राइमरी लेवल पर पूछा गया था। बाकी जा और यहाँ से ज्ञा बनता है और शा और रा से श्रा बनता है। अब बात करते हैं वर्णमाला के अंतर्गत जो अघोष है, सघोष है, ये सघोष को घोष भी कहते हैं। इसके अलावा स्पर्श, ऊष्म, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सभी को लेकर के, तो जो ऐसे पहला कंठ से उच्चारण में वर्णों की देखेंगे तो का, खा, इसके अलावा गा और घा, ये देखिए ये वाला का, ये खा, गा, घा। अल्पप्राण यानी जो पहला वर्ण आएगा वो आपका अल्पप्राण में आएगा, दूसरा फिर महाप्राण में आएगा, फिर अल्पप्राण में आएगा, फिर महाप्राण में आएगा, इस तरीके से आपका चलता है। और जो लास्ट वाला है अंगा, वो आपका अल्पप्राण में आएगा। सबसे लास्ट वाले जो होते हैं वो सब अनुनासिक में आते हैं। अनुनासिक में देखेंगे यम गणनम करके ये आपके आते हैं। ये जो अल्पप्राण वाले हैं इसमें ही ये दोनों अल्पप्राण महाप्राण वाले स्टार्टिंग वाले ये स्पर्श में आते हैं, और सेकंड वाला जो है वो ऊष्म में आता है, शा शा हा, मतलब ये थर्ड नंबर पे जो वर्ग आ रहा है ये आपका ऊष्म से उच्चारण में है। और हा वाला भी ऊष्म से है, क्योंकि यही चारों आते हैं इस ऊष्म में। इसी प्रकार जो स्टार्टिंग के तीन आते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, महाप्राण करके, ये अघोष में आएंगे, और बाद वाले जो है वो घोष में आएंगे। तो ये वर्णों से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तालु से उच्चारण में जैसे चा, छा और जा, झा और ये आते हैं। इसके अलावा ये वाला शाह भी आता है तालु से। अभी मैंने ऊपर सूत्र के साथ साथ सारे बताए थे ना, वही चीज़ में चार्ट में दर्शाई गई है। और स्वरों के उच्चारण को लेकर के भी आते हैं। इधर साइड तो व्यंजन दिए गए हैं, स्वरों के उच्चारण में अगर बात करते हैं तो जो छोटा बड़ा है ये कंठ से उच्चारण में आता है। तालु से ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। मूर्धा से री आता है। और ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और अ आता है। क्योंकि ज़्यादातर व्यंजन तो सभी को पता रहते हैं, पर स्वरों में कई बार दिक्कत आती है, इसलिए आपको स्वरों का उच्चारण भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, वाक्य रचना एवं विराम चिन्ह। तो वाक्य रचना की जब बात करते हैं, विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के तत्व में योग्यता, आकांक्षा, क्रम, आसक्ति, सार्थकता, अन्वय, ये सब आते हैं। तत्व की बात करें, तत्व विशेषता उदाहरण में तो योग्यता जैसे पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य को लेकर के। एग्जाम्पल जैसे सीता चम्मच से रोटी बनाती है, तो वे जो यहाँ पर चम्मच है शब्द, ये अर्थाभिव्यक्ति में अयोग है, इसके स्थान पर चिमटा का प्रयोग होना चाहिए। आकांक्षा जहाँ पर वाक्य अर्थ को लेकर किसी प्रकार की जिज्ञासा ना होना, नेकी साइकिल चला रहे हैं, वाक्य में कर्ता अनुपस्थित है, इसे जानने की स्वाभाविक आकांक्षा है। यदि कर्ता के स्थान पर बच्चे या अन्य कर्ता प्रयुक्त होता है तो वाक्य कंप्लीट होता है। इसी प्रकार क्रम, तो लेख मोहन लिखता है, मतलब क्रम नहीं सही है, सही क्या होना चाहिए, मोहन लेख लिखता है। आसक्ति की बात करते हैं, वाक्य के पदों में उचित दूरी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर पदों की अति निकटता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की अति दूरी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की उचित दूरी है। सार्थकता में कि
जो भी प्रयुक्त शब्द है उनकी सार्थकता होनी चाहिए। जैसे पानी वानी पियोगे, तो यहाँ वानी का शब्द निरर्थक है। इसी प्रकार अन्वय, जहाँ पर वाक्य में लिंग वचन काल कारक का क्रिया के साथ उचित मेल हो। लड़के बाजार जाता है अशुद्ध है, लड़के बाजार जाते हैं ये शुद्ध है। वाक्य के अंगों की बात करते हैं तो उद्देश्य और विधेय इन दोनों में विभाजित होता है। वाक्य के मूलतः दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य वही सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब जैसे मोहन 8 बजे के बाद ही घर जाता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और 8 बजे के बाद ही घर जाता है ये विधेय है। वाक्य के भेद की बात करते हैं तो जैसे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये दोनों में विभाजन देखने को मिलता है। तो वाक्य के भेद की बात करें तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो टाइप से हम इसे बांटते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके विधि विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो रचना के आधार पर जो सरल वाक्य हैं सबसे पहले उनकी बात करें तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मात्र एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, राम और सीता जाते हैं, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। ये सब सरल वाक्य के उदाहरण हैं। बात करें मिश्रित वाक्य को लेकर तो यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयोजक आपका अब जैसे कि, जो कि, क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि, तथापि, इनसे जो है ये जुड़े रहते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। संयुक्त वाक्य, जहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो या दो से अधिक या मिश्रित वाक्य का संयुक्त रूप कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, करो या मरो, रास्ते में बहुत तेज धूप है इसलिए मैं नहीं जा सकता। अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहला है विधिवाचक या विधानवाचक। जिससे किसी बात के होने का बोध हो वो आपका अर्थ के आधार पर ये आ जाएगा विधिवाचक। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, हम खाना खा चुके हैं, प्रयागराज तीर्थों का राजा है। निषेधवाचक, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, यानी निगेटिव सेंस है, मोहन ने परीक्षा नहीं दिया, इस टाइप से। आज्ञावाचक, जिसमें किसी तरीके आज्ञा हो, चाय लाओ फूल तोड़ो। प्रश्नवाचक, जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न हो, क्या तुम खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो, यानी ओ मेरे सिर कटा जा रहा है, हे भगवान तूने क्या कर दिया। संदेहवाचक, जिसमें किसी संदेह का हो कि उसने खा लिया होगा, शायद आज बारिश हो। ये बा लिखा है बारिश, ये वाला शाह नहीं होता है। इच्छावाचक की बात करें तो जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना हो, जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, सदा सत्य बोलना चाहिए। संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, यानी बरसात होती तो फसल ना सूखती, यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, वो देर से स्टेशन पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। वाक्य अशुद्धि की बात करते हैं तो वाक्य अशुद्धि में आपको पता है कि किस किस टाइप की आती है अशुद्धि। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धि है तो शरीर के अंगों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, मस्तक, बाल, नाखून इत्यादि। अपवाद क्या होता है, जैसे कोहनी, कलाई, नाक, आंख, जीभ, ये भी सब हैं, पर इसमें शरीर के अंगों में पुल्लिंग नहीं है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, इत्र, सिरका, रायता, शरबत, अर्क इत्यादि। अपवाद क्या है, जैसे चाय, स्याही, शराब, ये सब स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, झेलम इत्यादि। पर अपवाद में क्या है तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो है वो पुल्लिंग है। तो कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आप सोचेंगे, पर जबकि ब्रह्मपुत्र क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद होते हैं। अशुद्ध और शुद्ध की बात करें, रीता खाता है तो रीता खाती हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ती है तो पढ़ता है हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं तो चर रही हो जाएगा। तुमने उसे देखी तो देखा हो जाएगा। हमने लड़ाई जीता तो लड़ाई जीती हो जाएगा। क्षमा मांगा तो क्षमा मांगी हो जाएगा। इस तरीके के आप सुधार सकते हैं। फिर बात करें वर्तनीगत अशुद्धि कौन सी होती हैं, यानी कि विभक्ति जिन सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं, जैसे मोहन ने, सीता ने, राधा ने इत्यादि। जहाँ पर शाह और सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ शाह पहले आएगा और सा वाला बाद में आएगा। जैसे शासन में देखिए तो शाह पहले है सा बाद में। प्रशंसा में भी यही है, शासक, नृशंस। और यहाँ पर ये भी बताया गया है इसी प्रकार सा और सा एक साथ आए तो उसमें भी सा पहले आएगा और षटकोण वाला सा बाद में आएगा। जैसे शोषक, विशेष। सम उपसर्ग के बाद यारा, लावा, शाह, शाह आदि ध्वनि आती है तो माँ को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, जैसे संयम, संवाद। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राघव सीधा जा रहा है तो सीधा हो जाएगा। सीता पाठशाला, पाठशाला हो जाएगा। रामायण है तो रामायण हो जाएगा। बच्चन है तो वचन हो जाएगा। आशीर्वाद है
ये आशीर्वाद में ये जो रा लगी हुई है ये यहाँ पर लगती है। तुमने अति कर दिया, अति में छोटी है, दुकान है तो दुकान हो जाएगा। रचयिता गलत लिखा है तो रचयिता में जो चा है इसमें छोटी की मात्रा नहीं होती है, या में होती है। इसी प्रकार वचन संबंधी अशुद्धि की बात करें तो प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत, ये शब्दों का प्रयोग हिंदी में हमेशा बहुवचन में जो है वो होता है। द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे सोना, पानी, तेल आदि। प्रत्येक, हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ज़्यादातर ये वाले पूछे जाते हैं जो मैंने सबसे पहले वाली लाइन में आप देख रहे हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल, प्रत्येक व्यक्तियों को पढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति। दशरथ के प्राण चला गया तो प्राण चले गए हो जाएगा। हर एक चादरें बिछा दो तो हर एक चादर बिछा दो। आज मैंने हनुमान जी का दर्शन किया तो आज मैंने हनुमान जी के दर्शन किया। मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं तो क्या हो जाएगा, मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं। ये मोहन का हस्ताक्षर है तो ये मोहन के हस्ताक्षर है। रामचरितमानस की अनेक विशेषताएं तो विशेषताएं हो जाएगा। राघव के बहुत से धन चोरी हो गए तो राघव का बहुत सा धन चोरी हो गया। फूल की माला गूंथो तो फूलों की माला गूंथो। दो साइकिल खरीद लाओ तो दो साइकिलें खरीद लाओ। इस तरीके से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की बात करें तो जब सार्वनामिक शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है, जैसे हमने, उसने, मुझसे, आपको, उसको, किसने आदि। बहुवचन संज्ञा के साथ सर्वनाम भी बहुवचन का ही होता है। सम्मानीय और आदरणीय शब्दों के स्थान पर बहुवचन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मेरे को बात नहीं करनी है तो मुझे बात नहीं करनी है। तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, तुम अपने रास्ते। तुम अपन को नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। वह लोग बहुत अच्छे हैं, वे लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने आम खाना है, मुझे आम खाना है। दूध में कौन गिर गया, दूध में क्या गिर गया। क्या आया है, कौन आया है। क्या आपका आप आपका काम करें, आप अपना काम करें। तेरे को अब पढ़ना चाहिए, तुमको। यह किताब बहुत महंगी है, ये किताब बहुत महंगी है। विशेषण संबंधी अशुद्धि की बात करें तो विशेषण को वाक्य में साधारणतः विशेष्य के पहले रखना चाहिए, जैसे अच्छे लड़के बड़ों का सम्मान करते हैं। यदि विशेषण विधेय के रूप में आए तो वह विशेष्य के बाद रखा जाता है, जैसे मोहन बहुत सुंदर है। कुछ विशेषण हैं जो हर समय एक समान ही प्रयोग होते हैं, उनसे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सुंदर है तो सुंदर ही यूज होगा, सरल, सुशील आदि। वाक्य में कर्ता के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मोहन काला है, राधिका काली है। अब यहाँ पर अशुद्ध शुद्ध की बात करें, जैसे रीता काला है तो रीता काली है हो जाएगा। मानव का समाज से घोर संबंध है, मानव का समाज से घनिष्ठ संबंध है। वह बड़ी तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। हमारी सौभाग्य लिखा है तो आयुष्मती, सौभाग्यवती जो है कन्या की जगह आयुष्मती कन्या। इसको उसको सुधारना बहुत गहरी समस्या है, गंभीर समस्या है। नीरस जंगल है, वीरान जंगल है। गुणवान की जगह गुणवती हो जाएगा। महिलाएं गुणवान नहीं होती, गुणवती होती हैं। ये बच्चे अच्छा है तो ये बच्चे अच्छे हैं हो जाएगा। वह पेड़ महीन है, पतला है। देश की दयनीय दुर्दशा है तो हालात है। देखेंगे विशेषण में जो विशेषता वो आपका अशुद्धि होती है ना, वो पूरा शब्द बदल जाता है। जैसे सबसे सुंदरतम है, नायिका है तो सुंदरतम ही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। अगला क्रिया संबंधी अशुद्धि, तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। जैसे राम और सीता वन को गई तो क्या हो जाएगा, वन को गए हो जाएगा। सीता मुंबई से वापस आई हैं तो सीता मुंबई से वापस, ये या वाला आई नहीं होगा, इस तरीके से होगा। मैंने दान दिया तो किया हो जाएगा। ओढ़ कर की जगह बांध कर हो जाएगा। राघव पगड़ी बांध कर बाजार चला गया। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, होगा, होगा नहीं होगा। वह वहाँ घना अंधेरा घिरा था नहीं, छाया है। एक बकरी, दो गाय और तीन बैल चरता है नहीं, चरते हैं। वह राम को लजाता नहीं, लजवाता है। राघव ने माला गूथ ली नहीं, गूथ ली। देखिए यहाँ पर था है और यहाँ पर था है, ये धा है, ये था है। वे जा रहा है तो वे जा रहे हैं। परसर्ग विभक्ति चिन्ह संबंधी शुद्धि में क्या आता है, जहां पर शब्दों का काम, विभक्ति शब्दों का काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है। जैसे ने, की, को से आदि। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न करके उनसे मिल जाती है, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे सुनीता की दुकान से ये चीज लाई है। अब अशुद्ध शुद्ध की बात करें, जैसे हमने यह काम करना है तो हमें यह काम करना हो जाएगा। सबसे नमस्ते, सबको नमस्ते। जनता के असंतोष फैल गया तो जनता में असंतोष फैल गया।
नौकर का कमीज नहीं, नौकर की कमीज होगा। मैंने नहीं जाना मतलब मुझे नहीं जाना हो जाएगा। मैंने रहीम को पूछा की जगह मैंने रहीम से पूछा। मोहन घर नहीं है, मोहन घर पर नहीं है। 12 बजने को 15 मिनट है, 12 बजने में 15 मिनट है। मैंने राम को रुपए लिए की जगह राम से रुपए लिए हो जाएगा। उसने मेरे को 10 रुपए दिए की जगह उसने मुझे 10 रुपए दिए। पुनरुक्ति संबंधी जो अशुद्धि होती है उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा यूज कर लिया जाए, डबल डबल यूज हो जाए। जैसे मोहन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो क्या हो जाएगा? मोहन प्रातः काल घूमने जाता है, क्योंकि प्रातः काल अपने आप में ही समय को दर्शा रहा है ना, तो उसके साथ समय लिखने की जरूरत नहीं है। कुत्ते सायकाल के समय भौंकते हैं, तो कुत्ते सायकाल भौंकते हैं। नौजवान युवकों पर भारत का भविष्य है, तो नौजवानों पर भारत का, क्योंकि नौजवान में खुद ही युवक आया जा रहा है। पृथ्वी का अधिक से अधिक भाग जलीय है, तो अधिकांश हो जाएगा। मध्यकालीन युग में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ, तो मध्यकाल में स्थापत्य कला। वे परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप, यहाँ पर आके मात्रा लगेगी, वार्तालाप करते हैं, तो वे परस्पर हो जाएगा, क्योंकि परस्पर का मतलब ही होता है एक दूसरे से, तो उसके साथ एक दूसरे से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जैसे राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो मृत्युदंड केवल होगा, सजा नहीं होगा। काल, भक्ति काल का जो काल है वो स्वर्णयुग माना जाता है, तो भक्ति काल ही स्वर्णयुग माना जाता है। काल शब्द ही जो है नहीं होगा। गांव में केवल मात्र एक बरगद है, तो मात्र एक बरगद है हो जाएगा। कृपया हमारे घर पधारने की कृपा करें, तो हमारे घर पधारने की कृपा करें। यही कृपया लगाने की आवश्यकता नहीं है दो दो जगह, क्योंकि पहले भी कृपया लगाए बाद में भी लगाए, एक ही जगह काफ़ी होता है। अधिक पदार्थों संबंधी शुद्धि क्या होती है? बाइक में अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि रहीम कक्षा में सबसे सुंदरतम है, तो रहीम कक्षा में सुंदरतम है, सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए, तो आज बर्फ मंगवानी चाहिए। कुत्ता एक स्वाभाविक जानवर है, तो कुत्ता स्वाभाविक जानवर है। वह जल से पौधे को सींच रहा है, तो वो पौधे को सींच रहा है। यह पुष्प का पराग बहुत सुंदर है, तो यहाँ पराग बहुत सुंदर है। मनुष्य संसार का सबसे उत्कृष्टतम प्राणी है, तो मनुष्य संसार का उत्कृष्टतम प्राणी है। आज बादल से तेज बारिश हो रही, तो आज तेज बारिश हो रही है। सुरेश पिता राघवेंद्र का पुत्र है, तो सुरेश राघवेंद्र का पुत्र है। वह पैर से पैदल चलता है, क्या हो जाएगा? वह पैदल चलता है। असंगत पद की भी बात करें, जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द संगत अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए। हार और माला समानार्थी शब्द हैं, इसका प्रयोग यहाँ पर द्रष्टव्य, यानी युद्ध में उसे माला मिली, ये अशुद्ध है। सही क्या होगा? युद्ध में उसे हार मिली, ये शुद्ध है। अशुद्ध में जैसे इस समय रमेश की आयु कितनी है, तो इस समय रमेश की उम्र कितनी हो जाएगा। पार्थ गाने की कसरत कर रहा है, तो गाने का रियाज होता है, कसरत नहीं। छात्रों ने मालवीय जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो प्रदान नहीं, अर्पित होता है। मुझे शोक है कि मैं आ न सका, मुझे खेद है कि मैं आ ना सका, ये एक ही में जोड़ दिया है, अलग अलग है ये। ऐसे जैसे दो मित्रों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो कारण क्या हो सकता है? रहीम स्कूल से भागता हुआ आया की जगह दौड़ता हुआ आया। भरत राम की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, तो इसकी जगह हो जाएगा प्रतीक्षा की। आज प्रयागराज में काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, तो गर्मी दिखाई देती है। लोग चहक रहे हैं की जगह हो जाएगा लोग गा रहे हैं। तलवार एक धारदार अस्त्र है, अस्त्र नहीं है, ये शस्त्र है। अब बात करते हैं हमारा विराम चिन्हों को लेकर के, तो विराम चिन्ह का मतलब ये होता है ठहराव। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं वो देख लीजिए। अल्प विराम आपका कॉमा इस तरीके से, अर्ध विराम में फुल स्टॉप और कॉमा, पूर्ण विराम आपका नॉर्मल, आप सभी को पता है ये यूपी टेट में आया हुआ है अर्ध विराम को लेकर के। प्रश्न चिन्ह आश्चर्य वाला, निर्देशक डैश योजक है। कोष्ठक में छोटा कोष्ठक ये होता है, और मंझला कोष्ठक आपका ये सेंटर वाला, और वर्गाकार कोष्ठक ये आपका। अवतरण उद्धरण चिन्ह जो होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। पूर्ण अचूक में, अपूर्ण सूचक में आपका ये इस तरीके से थ्री कॉस लगते हैं, जहाँ पर देखते हैं चीज़ें खत्म होती हैं। हंस पद में कोई चीज़ छूट जाती बीच में, तो ये लगाते हैं, इसको काक पद या त्रुटि विराम भी कहते हैं। टीका सूचक में आपका ये रहेगा, लाघव सूचक ये रहेगा, लाघव में वो जैसे कि डॉक्टर वगैरह टाइप लिख रहे हैं। पुनरुक्ति सूचक हो जाएगा। तुल्यता सूचक में बराबर, स्थान पूरक, समाप्ति सूचक, विकल्प सूचक, विवरण चिन्ह आपका, विवरण चिन्ह इस तरीके से रहेगा जैसे कोई चीज़ का निम्नलिखित है करके लिखते हैं। उपविराम जो है कोलन जिसको कहते हैं वो ये हो जाएगा, और पाद बिंदु आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, एकार्थक, अनेकार्थक, तुकांत और आतुकांत। अब जैसे जो जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। जैसे विलोम शब्द में लिंग
ये आधार है। उदाहरण जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, ये सब विलोम है। परिस्थिति के आधार पर राजा का रंग होता है, अमीर का गरीब होता है, ये सब विलोम है। आहूत का अनाहूत। आकार के आधार पर छोटा बड़ा, चौड़ा लंबा, मोटा पतला। गुण के आधार पर अच्छा बुरा। ये तो सब सरल है, इसमें आपको कोई कठिन नहीं लगेगा। अत का इति होता है। अज्ञ का विज्ञ, अंत का आदि, अंतरंग बहिरंग, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, अनुग्रह का विग्रह, अपेक्षा उपेक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अवनिका अंबर होता है। अनुकूल प्रतिकूल, अमर मृत्य, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अमीर गरीब, अदृश्य दृश्य, अधम उत्तम, अनंत शांत, अपकर्ष उत्कर्ष, अर्वाचीन का प्राचीन, ये आया था यूपी टेट में। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अवर का प्रवर होता है। अल्पप्राण महाप्राण, अभ्यस्त अनभ्यस्त, अवगत अनवगत, अर्पण ग्रहण, अभिमानी निरभिमान, अभिमुख प्रतिमुख, अनुरक्त विरक्त, असीम ससीम, अध्यावसाय अनध्यावसाय, अक्षत विक्षत, अग्रपश्य अच्युत अधेरा उजाला, अवशेष निशेष, अधोगामी ऊर्ध्वगामी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अधोगामी ऊर्ध्वगामी, आकाश पाताल, आक्रांत अनाक्रांत, आकर्षण विकर्षण, आगमन प्रस्थान, आतुर अनातुर, आत्मा परमात्मा, आदर अनादर, आदि अंत, आध्यात्मिक सांसारिक, भौतिक भी होता है इसका। आधुनिक का प्राचीन, अभ्यंतर बाह्य, आमिष निरामिष, आराध्य दुराध्य, आयात निर्यात, आराम तकलीफ, आर्द्र का शुष्क होता है, और अनाद्र भी होता है। आवश्यक अनावश्यक, आलोक अंधकार या तिमिर, आवृष्टि अनावृष्टि, आशीर्वाद अभिशाप, अत्यधिक का अत्यल्प, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आशावादी निराशावादी, आशीष अभिशाप, आस्तिकता नास्तिकता, आस्तिक नास्तिक, आहूत अनाहूत, आकार निराकार, आपद निरापद, आवाहन का विसर्जन। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, इच्छा का अनिच्छा, इच्छुक अनिच्छुक, इष्ट का अनिष्ट, इति का अथ। जैसे कुछ ऐसे विलोम होते हैं ना जो थोड़े से उससे अलग होते हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है। आदि भी होता है इति का। इहलोक परलोक, ईद मुहर्रम, इप्सित अनिप्सित, ईमानदार बेईमान, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी, ईस अनीस, उत्पत्ति प्रलय, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष, देखिए यूपीटेट में आया है वो क्वेश्चन है। उत्तम अधम और अनुत्तम भी होता है। उत्तम का अधम होता है, और उत्थित का पतित हो जाएगा, मतलब उठना गिरना। उत्साह निरुत्साह, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तेजित अनुत्तेजित, उदयाचल अस्तांचल, उदय अस्त, उदार अनुदार, उद्गम का विलय, उद्देश्य का निरुद्देश्य, उद्भव का अवसान होता है। उन्नत अवनत, उन्मुख विमुख, उन्मूलन का रोपण, यूपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्मीलन निमीलन, उपयोगी अनुपयोगी, उपसर्ग प्रत्यय, उपकार अपकार, उपस्थित अनुपस्थित, उपजाऊ बंजर, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपस्थिति अनुपस्थित, रित का अनिरित, ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, यूपीटेट में आया हुआ है। ऊपरी का अधः होता है, ऊपर लिखित अधोलिखित, उपलब्ध अनुपलब्ध, उग्र सौम्य, उचित अनुचित, उच्छ्वास का निम्नवास, उज्ज्वल का धूमिल। इसी प्रकार उल्लास का विषाद, उर्वरा बंजर, ऊंच नीच, ऊर्ध्व क्षैतिज, ऊष्म अनुस, ऋजु का वक्र, ये भी काफी पूछा जाता है, यूपीटेट 2019 में आ भी चुका है। ऋणग्रस्त ऋण मुक्त, ऋणात्मक धनात्मक, रिद्धि विपत्र, एक अनेक, एक तंत्र बहुतंत्र, एक निष्ठ सर्वनिष्ठ, एकेश्वरवादी बहुदेववाद, एकाग्रचित, अनन्य अन्य मनस्क, ऐषणा अनैषणा, एकांगी सर्वांगीण, एक अनेक, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ऐश्वर अनैश्वर, ऐहिक पारलौकिक, ओजस्वी निस्तेज, ओछा गंभीर, ओतप्रोत विहीन, ओह वाह, औचित्य अनौचित्य, औरस का दत्तक, औषधि अनौषधि, औदार्य अनौदार्य, कठोर मृदु, कर्कश या कमोल, कर्कश करके भी कठोर का पूछा जाता है, तो कोमल या मधुर, कीर्ति अपकीर्ति, करुण निष्ठुर, कर्मण्य अकर्मण्य, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कपटी निष्कपट या निश्चल भी, कमजोर तगड़ा, कर्म अकर्म, कर्मण्य अकर्मण्य, कलंकी निष्कलंकी, कल्पित अकल्पित, काट्य अकाट्य, कायर का निडर, क्रूर अक्रूर, कृत्रिम प्रकृत, कृतज्ञ का कृतघ्न, ये भी काफी पूछा जाता है। उपकार को मानने वाला और उपकार को ना मानने वाला। ऐसे ही तुच्छ का महान, तिमिर प्रकाश, तटस्थ सापेक्ष, तेजस्वी निस्तेज, थकावट स्फूर्ति, दुष्ट का या दर्जन का सज्जन, दुर्लभ सुलभ, दुर्भाग्य सौभाग्य, दीर्घकाय का कृशकाय, देवता दानव, द्वेष सद्भावना, द्वैत का द्वैत, दीर्घ सूक्ष्म, दुराचार सदाचार, दैविक भौतिक, देशभक्त देशद्रोही, धनी का निर्धन, धैर्य अधैर्य, ध्रुव का अस्थिर न्यून अधिक, नूतन पुरातन, नवीन प्राचीन, नामवर बदनाम, नागरिक का ग्रामीण, नस्वर शाश्वत, निर्माण विनाश, निरामिष सामिस, निंदा स्तुति, नैसर्गिक का कृत्रिम, यह आया था यूपीटेट में, या अनैसर्गिक भी होता है, ऑप्शन में कृत्रिम दे करके पूछा जाता है। निर्गुण सगुण, निर्णय अनिर्णय, नियंत्रित अनियंत्रित, निर्बल सबल, निर्भीक भयभीत, निष्ठा अनिष्ठा, निर्वाच्य अनिर्वाच्य, नास्तिक आस्तिक, निद्रा जागरण, परार्थ स्वार्थ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रयोजन का लक्ष्य, प्रयोजन का लक्ष्य या हेतु या उद्देश्य, यूपीटेट में आया हुआ है। प्रधान गौड़,
परतंत्र का स्वतंत्र और पतन का उत्थान। इसके अलावा वैमनस सौमनस विस्तृत का संकुचित वीर कायर विधि निषेध व्यय आय विरल अविरल विश्लेषण संश्लेषण, ये यूपीटेट में है। व्याप्त अव्याप्त वैतनिक का अवैतनिक विशाल का क्षुद्र। इसके अलावा शाश्वत का क्षणिक शोक का हर्ष शब्द निशब्द शीघ्रता विलंब सूर का भीरु या कायर संसार विषम श्रृंखला विश्रृंखला सजीव निर्जीव। सनातन का चिरंतन या शाश्वत यूपीटेट में है। संस्कृति विकृति संश्लेषण विश्लेषण संक्षिप्त विस्तृत संकीर्ण विस्तीर्ण या उदार संदेह निसंदेह सामान्य विशिष्ट सज्जन निर्जन। सज्जन का दुर्जन या खल भी होता है। साकार निराकार स्थूल सूक्ष्म स्वर्ग नरक सृष्टि का प्रलय या संहार समष्टि व्यष्टि देखिए दिसंबर 2016 में आया हुआ है। सरस नीरस सबाद निर्बाध सत्कार तिरस्कार स्वकीय का परकीय असीम का ससीम का असीम सहयोगी प्रतियोगी सत्संग का कुसंग सरस नीरस स्थावर जंगम, ये भी काफी पूछा जाता है। स्थायी अस्थायी स्वतंत्र अपरतंत्र और स्वल्पायु का चिरायु। कुछ पर्यायवाची शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे अरण का वन विपिन जंगल कानन गहन कांतार। असुर का दानव दानुज धनुज है दैत्य राक्षस निशिचर निशाचर। अग्नि का आग पावक अनल वायु सखा दहन कृषाणु वैश्वानर ज्वाला। अमृत का पीयूष सुधा अमीय अमी सोम। अश्व का वाजी है घोटा घोड़ा सैंधव तुरंग। अपमान अनादर अवमान बेइज्जती तिरस्कार उपेक्षा निरादर। आँख का नेत्र लोचन नयन चक्षु द्रग अम्बक दृष्टि विमोचन। आकाश का नभ गगन है अब्र है अंबर है अंतरिक्ष है शून्य है। इंद्र का ये वो पर्यायवाची जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे सुरपति है देवराज पुरंदर सचिपति अमरपति देवेश सुरेश मधवा मघवा वासव महेंद्र अमरेश नागपति। ये तो पर्यायवाची की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर हम यहाँ पर केवल वही वही बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। जैसे खग आपका है तो पक्षी का होता है विहंग विहग द्विज चिड़िया पक्षी शकुनी पखेरु। गंगा का जानवी भागीरथी सुरसरी देवसरी त्रिपदगा सुरध्वनि नदीश्वरी मंदाकिनी अलकनंदा विष्णुपति देवपगा। गणेश का भवानी नंदन महाकाय विनायक एक दंत गजानन मोदक प्रिय मूसक वाहन गजवदन। इसी प्रकार गाय ग्रह घोड़ा का देखिए आपका यूपी टेट में क्वेश्चन आया अश्व घोटक और है। घुमक्कड़ का चंदन का चंद्रमा का बहुत पूछे जाते हैं, तो इंदु चंद्र चांद हिमांशु सुधांशु सुधाकर राकेश शशि सारंग निशाकर निशापति रजनीपति मृगांक कलानिधि। चांदनी का भी कौमुदी चंद्रिका ज्योत्सना तरंगड़ी चंद्रम रीचि चंद्र मरीचि। और छोर है जल का काफ़ी पूछा जाता है, तो तोय पानी वारी नीर सलिल अम्बु जीवन मेघ पुष्प पय उदक अमृत धन रस सारंग वन संबर सर्वमुख। इसके अलावा जीभ झंडा झूठ टीका टोली ठग डर डोरी ढंग ढोंग तरंग तरंग के लहर उर्मी हिलोर वीची उल्लोल, इस तरीके से हैं। तलवार तालाब का तालाब में सर तड़ाक जलाशय कासार ताल सरसी पुष्कर, काफ़ी टाइप के आते हैं। इसी प्रकार दीपावली दुर्गा दूध दूध का क्षीर पय को गोरस पीयूष दुग्ध, ये सब। देवता में आपका अमर देव सुर आदित्य निर्जर हृदशक अमृत द्रव नदी। नदी के भी काफ़ी आते हैं, जैसे तरंगिणी हो गया सरिता हो गया तरनी हो गया लहरी है तरणी है। नया नित्य नौका नौका में तरणी नाव डोगी पतंग जलयान तरी बेड़ा नौवाहन नैया जलपात्र। तो तरणी देख रहे हैं तो नौका में भी देखने को मिलता है और नदी में भी देखने को मिलता है। तरणी और तरणी राम में भी मात्रा लगी, एक तरनी भी होता है। पक्षी का खग विहंग पक्षी द्विज अंडज शकुनी पतंग पंडित पवन पर्वत। पर्वत का गिरी भूधर शैल नग भूमिधर अचल धराधर पार्वती प्रकाश। पृथ्वी के पर्यायवाची में भू अचला धरा धरित्री वसुंधरा। ब्रह्मा के पर्यायवाची में आपका विधि प्रजापति कमलासन हंसवाहन भ्रमर मदिरा मुनि मृत्यु मेढक। मेढक में दादुर पर्यायवाची काफ़ी पद पूछा जाता है। ऐसे सिंह के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो केसरी मृगराज मृगेंद्र वनराज पुंडरीक बाहुबल। सीता के पर्यायवाची में वैदेही जनक तनया जानकी जनक सुता, ये सब आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची तो आपसे यूपी टेट में ही पूछा गया था भानु रवि दिनकर दिवाकर भास्कर प्रभाकर पतंग सविता कमल बंधु दिनमणि, इस तरीके से हैं। सोना के पर्यायवाची में कंचन स्वर्ण हाटक कनक हिरण जातरूप स्वर्ण,
तरीके से आते हैं। जैसे पर्यायवाची होते हैं वैसे अनेकार्थी भी पूछे मत जाते हैं, मतलब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अंक का अर्थ है तो चिन्ह, अक्षर, भाग्य, धब्बा, नाटक का अध्याय, इस तरीके के। तो ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हम एक एक तो यहाँ पर नहीं करा रहे हैं, पर आपको जो मेन मेन है वो बता दे रहे हैं। जैसे ऋजु है, इसका सुगम, प्रसन्न, सज्जन, सीधा, अनुकूल आता है। इसी प्रकार क्षुद्र का छोटा, बड़ा, थोड़ा, छोटा, अधम, कंजूस, नीच, ये सब इसके अर्थ में आता है। खल के अर्थ में धतूरा, खरल, खग के अर्थ में पक्षी आता है। सही सम ध्वनि भिन्नार्थक युग भी होते हैं। जो शब्द जैसे अन्न और अन्य, अन्न मतलब अनाज होता है, अन्य मतलब दूसरा। अजर मतलब जिसे बुढ़ापा नहीं आता, अजर मतलब आंगन, अनल मतलब आपका अग्नि होता है, अनिल मतलब वायु। अब जो मतलब यदि कमल के अर्थ में देखते हैं और अब्द लिखा होगा तो वर्ष के रूप में देखते हैं। अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी, अरी मतलब शत्रु, अरी मतलब हे संबोधन। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो समश्रुत भिन्नार्थक भिन्नार्थक अर्थ में आते हैं। अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब सुंदर। आदि मतलब आरंभ के रूप में आता है, और आदि मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त हो गया या अदरक के अर्थ में भी आता है। तो उसमें भी मैंने आपको थोड़े बहुत बता दिए हैं, बाकी अलग से आप उनको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तत्सम तद्भव जैसे यहाँ पर यूपी टेट में अलग अलग आए हैं। जैसे क्षेत्र का खेत होता है, लवंग का लौंग, आदेश का आयसु, आत्र का आंत, लवणता का लुनाई, ये सब आपके यूपी टेट में अलग अलग जो है वो पूछे गए हैं। अब हम डायरेक्ट हमारे मेन चैप्टर पर बढ़ते हैं, जो कि आपका है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण तथा भेद। क्योंकि जो हम अभी तक जो देख रहे हैं उसके अंतर्गत तो बहुत सारे शब्द हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। तो ये तो आपने जो पहले से पढ़ रखे होंगे, वो एक मैंने आपको जो मेन मैंने वो रिवाइज करा दिए, बाकी अलग से भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि मैराथन क्लास देख रहे हैं तो वैसे भी हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें करानी है। तो अब बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा जो है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपको देखने को मिलते हैं। इनमें विकारी शब्द और आपके इसके अंतर्गत भी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये आते हैं। और इसमें भी विकारी और अविकारी शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए, शब्दों की बात करेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के रूप में जाना जाता है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद, पद से पदबंध, उससे वाक्यांश, उससे वाक्य। संज्ञा जो है उसके ये 5 टाइप होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे यहाँ पर सभी नाम अलग अलग लिखे, हिमालय, प्रयागराज, रामचरितमानस वगैरह। देवनागरी जो है वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे बहन, मंत्री, घोड़ा, गाय, मकान, इस तरह के एग्जाम्पल। भाववाचक में जैसे भाव प्रकट होता है, बुढ़ापा, लड़कपन, ममत्व, गर्मी, कठोरता, मिठास। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका भाववाचक संज्ञा से, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। समूहवाचक में समूह का बोध कराते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल। द्रव्यवाचक में नाप तौल वाली वस्तु आती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, मिट्टी, आटा। संज्ञा के बाद बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें भी पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 टाइप होते हैं: उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक आपका अन्य पुरुष। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ सर्वनाम के भेद से। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये भी क्वेश्चन आया यूपी टेट में। सर्वनाम ऐसे विकारी शब्द हैं जो लिंग के प्रभाववश विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। सर्वनाम के भेद कौन कौन से: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं की बात होती, मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम में सामने वाले की बात हो रही, तू, तुम, आप। और अन्य में कोई अन्य की बात हो रही, यानी वह और वे। निजवाचक में स्वतः, अपने आप, खुद, आप ही, इस तरीके के शब्द जो है वो आपके देखने को मिलते हैं। ये भी यूपी टेट में आया है। निश्चय, निजवाचक। निश्चय में तो होता है कि कोई, कुछ, यहाँ पर निश्चय ना हो। संबंधवाचक में जो, सो देखने को मिलता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, इस तरीके के प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलते हैं। तो उदाहरण याद रखेंगे तो आप पहचान ले जाएंगे। क्रिया की बात करते हैं, जिससे किसी काम का करना है होना पाया जाए, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, लिखना, सब में लास्ट में ना देखने को मिलता है। तो क्रिया है। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, और धातु प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। रचना के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती हैं। इसके अलावा भी क्रिया से संबंधित कुछ भेद हैं, जैसे सबसे पहला प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनमें ये बोध हो कि कर्ता स्वयं कोई काम ना करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से कोई काम करवाता है, जैसे उड़ाना से उड़वाना, उठाना से उठवाना, चलाना से चलवाना, इस तरीके के। संयुक्त या यौगिक क्रिया क्या होती है: दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से क्रिया बन रही। नाम धातु क्रिया है, संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया।
जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गरम से गरमाना, इस तरीके के एग्जाम्पल नाम धातु क्रिया में आएंगे। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म की संभावना ना हो, तो जैसे रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, सोना, जगना। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म हो, लिखा है इसमें सा कर्म। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल? और इसमें ये भी है कि ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, तो खाना, पीना, तोड़ना यहाँ पर देखेंगे, और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। काटना, पकाना, उठाना, मारना, पीटना, बजाना, लिखना, पढ़ना, ये सब आपके सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब संयुक्त क्रिया से संबंधित तालिका की बात करें तो इसके अंतर्गत आरंभ बोधक क्रिया आती है। मतलब जब संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो, रहीम जाने लगा, सीता खाने लगी, पानी बरसने लगा। समाप्ति बोधक क्रिया में क्या है? जब संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वो पढ़ चुका है, वो जा चुका है, सीता खा चुकी है। इसमें धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अवकाश बोधक क्रिया क्या है? जिसमें क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया। अनुमति बोधक क्रिया जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाने दो, मुझे हंसने दो। नित्यता बोधक क्रिया क्या है? जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो, यानी रहीम गाता रहा। आवश्यकता बोधक क्रिया क्या है? जिसमें कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, जैसे आपको यह कार्य करना चाहिए, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, रहीम को पढ़ना चाहिए, इस तरीके के। निश्चय बोधक क्रिया क्या है? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध होता है। उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह भाग गया, वह कह ही डालो, इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। इच्छा बोधक क्रिया जिससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट हो, यानी वह पढ़ना चाहता है, इस तरीके की। अभ्यास बोधक क्रिया जहाँ क्रिया के करने के अभ्यास का बोध हो, यानी राघव पढ़ा करता है, सीता लिखा करती है। शक्ति बोधक क्रिया जब कार्य करने की शक्ति का बोध हो, जैसे वो गा सकती है, तुम पढ़ सकते हो। और एक और है पुनरुक्ति बोधक क्रिया, जब दो समानार्थक क्रियाओं के संयोग हो, यानी राधा पढ़ा लिखा करती है, राघव यहाँ आया जाया करता है, दो दो आ रही ना, इसलिए मनुष्य को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। फिर बात करते हैं विशेषण को लेकर, तो विशेषण गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये चार टाइप के होते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यदि विशेषण विशेष्य के पूर्व आता है तो उसे विशेष विशेषण, एवं यदि विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, और विधेय विशेषण मोहन का पुत्र चतुर है। बाकी विशेषण से जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहचानने से ही रिलेटेड उसके एग्जाम्पल, जैसे गुणवाचक विशेषण गुण दोष दशा स्वभाव आदि का बोध कराने वाले एग्जाम्पल में अच्छा बुरा नया पुराना ये सब आ जाएंगे। वैसे सार्वनामिक है तो इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ऐसा आदमी, कैसा आदमी, जैसा देश, ये सब यूपी टेट में भी क्वेश्चन बने हैं। परिमाणवाचक विशेषण माप तौल को दर्शाता है, तो जैसे निश्चित परिमाण है तो 2 शेर 5 मीटर 10 हाथ 4 गज। अनिश्चित है तो बहुत, सब, ढेर, इस तरीके का, ये भी यूपी टेट में है। संख्यावाची जहाँ संख्या को प्रदर्शित करे, निश्चित संख्यावाची तो 1 2 3 4, इस तरीके से। और अनिश्चित जहाँ संख्या निश्चित ना हो पर मात्रा का ही जिक्र किया, जैसे जैसे कुछ वगैरह हो गया। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे चाय बहुत गर्म है, यहाँ बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है। विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होता है, सेम उसी टाइप से। सरल, सरलतर, सरलतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठार, श्रेष्ठम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, इस तरीके से बनते हैं। बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। तो सबसे पहले तो लिंग को लेकर के आपको पता है 2 टाइप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन फेमिनिन। राम श्याम उसमें हो जाएगा, इसमें सीता गीता। लिंग की बात करें, प्राणीवाचक अप्राणीवाचक के आधार पर भी बांटते हैं, यानी शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, और बाल, सिर, मस्तक, ये सभी। और स्त्रीलिंग में आँख, नाक, जीभ, जांघ, नस आदि, इस तरीके के आएंगे। जीव जंतु पक्षियों के नाम में पुल्लिंग में आपके खटमल, भेड़िया, उल्लू, केचुआ आदि आएगा। स्त्रीलिंग में मक्खी, चील, मछली, जोक, कोयल, मैना आदि। यूपी टेट में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। वैसे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप वाक्य बना करके भी निकाल सकते हैं। धातुओं के नाम में जो पुल्लिंग है उनकी लिस्ट ये है, स्त्रीलिंग की चांदी, धातु इत्यादि। रत्नों के नाम में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर पुल्लिंग में मोती, हीरा, मूंगा, पन्ना, ये सब है, और स्त्रीलिंग में मणि आदि, ये सब आएंगे। रत्नों के नाम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में क्या आता है? इसमें मोती, हीरा, मूंगा, पन्ना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मणि आदि।
ऐसे अनाजों के नाम में पुल्लिंग में जौ, गेहूं, मटर, चावल, उड़द, चना, स्त्रीलिंग में मक्का, मूंग, अरहर, ज्वार। द्रव पदार्थों में पुल्लिंग में तेल, घी, दही, पानी, शरबत, सिरका, स्त्रीलिंग में छाछ, स्याही। ग्रहों के नाम में देखिए पुल्लिंग में ज्यादा है तो स्त्रीलिंग के याद कीजिए ज्यादा है। जैसे स्त्रीलिंग में पृथ्वी आता है, पुल्लिंग में बाकी सभी आ रहे हैं। नदियों के नाम में यहाँ पर पुल्लिंग में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि, पर स्त्रीलिंग यहाँ पर ज्यादा है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखिए कि पुल्लिंग में किस में ज्यादा है, किस में कम है। वस्तुओं के नाम में पुल्लिंग में कपड़ा, पैसा, पहिया, आटा, बड़प्पन, बुढ़ापा, पानी, घी, मोती, दही। और स्त्रीलिंग में नदी। अब जैसे मैंने क्या कहा, यही सेम चीज अब इतने सारे याद करने में कुछ तो अपवाद हैं, उनकी बात अलग है। पर वाक्य बनाकर देखिए, जैसे नदी से बनाकर देखेंगे तो नदी बहती है, हम कहते हैं, बहता है नहीं कहते हैं कभी भी। तो बहती है कह रहे हैं, मतलब स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर जैसे दही है, दही खाया जाता है कि खाया या जाती है, तो आप कहीं खाया जाता है तो जाता है मतलब पुल्लिंग हो गया। तो वाक्य बना करके देखिए तो उससे आप कर ले जाएंगे, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। जीवन में जैसे प्रयोग करने वाले बहुत से शब्द हैं, इसमें जैसे पहिया है, विद्यालय है, अधिवेशन है, राष्ट्र है, कुटुंब है। इसमें भी देखेंगे यूपी टेट में आया क्वेश्चन है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग जो है, इसमें आपका संसद, राज्यसभा, विधानसभा। तो विधानसभा होत का सत्र आयोजन होता है, ऐसे बना देंगे तो वाक्य अर्थ बदल जाएगा। बस विधानसभा होती है तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। तो कुछ है जिनमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए देख भी लीजिए, बाकी वाक्य बना करके भी चेक कर लीजिएगा। वचन में आप सिंपल सा पहचान जाते हैं कि वचन में एक वचन या दो वचन, दो ही इसमें टाइप होते हैं। एक वचन में हम कहते हैं कि जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, जैसे लड़का, टोपी, कपड़ा, रूप, रंग आदि। बहुवचन में क्या है, एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे बेटे, घोड़े, लड़के, टोपियाँ। तो इसमें अलग अलग कराने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक आप कर ले जाएंगे। इसी प्रकार कारक की अगर बात होती है तो कारक का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला। तो कारक के अंतर्गत हम बात करते हैं तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 कारक हिंदी में होते हैं और संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। यूपी टेट में पूछा गया है। विभक्ति कौन कौन सी होती है वो भी देख लीजिए। तो कर्ता ने कर्म को वाली विभक्ति पूछी गई है जूनियर लेवल पर। और करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, करण वाली विभक्ति भी जूनियर में पूछा गया है। अपादान से अलग होने के संबंध में, संबंध काकी के री रे, अधिकरण में, पर संबोधन है अरे, तो संबोधन वाला भी जूनियर लेवल पे पूछा गया है। करण कारक में जो कारक सारणी है इसमें कर्ता कारक जैसे है, इसके एग्जाम्पल जैसे लड़का सोता है। तो क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। चिट्ठी भेजी जाएगी, नौकर ने दरवाजा खोला। जरूरी नहीं कि ने ही हो, चिट्ठी भेजी जाएगी, ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं भी लगता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ मेन जो है वो ये देखा जाता है, क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़का सोता है तो ये क्रिया को संपादित कर रहा है। कर्म कारक में जैसे लड़का पत्थर फेंकता है, तो संज्ञा अथवा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखेंगे किसी किसी वाक्य में को नहीं भी लगा हुआ है, पर वहां पर आपका फिर भी कर्म कारक है, तो आप डेफिनेशन से पहचानेंगे। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न, और कर्म पहचानने के लिए क्या अथवा किसको का प्रश्न करने होते हैं, ये भी एक बढ़िया पहचान का तरीका है। जब हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की बात करते हैं ना, वहाँ ये काम आता है। कर्ता और कर्म सरलता से इससे आप पता लगा सकते हैं। कर्ण कारक में क्या होता है, से या के द्वारा लगता है। बाण से मारा, डंडे से मारा, लेखनी से लिखती है, पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। संप्रदान कारक क्या है, जहाँ पर कोई क्रिया की जाती जिसके लिए, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध ले आई, या फिर मैं हिमालय को जा रहा हूँ, को के लिए इसमें आता है दादाजी को नमस्कार, इस तरीके का। अपादान कारक में अलग होने के पेड़ से फल गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है, महेश छत से गिर गया, इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। जूनियर लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संबंध कारक में भी देखेंगे तो का, के, की, रा, री, रे, इस तरीके के आते हैं। राम का बेटा है, महेश की किताब है, सुरेश की बहन है, ये मेरा भाई है। अधिकरण कारक में मैं और पर आता है। मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 घंटे में आ रहा हूँ, श्याम कमरे के अंदर है, घोंसले में चिड़िया है, इस तरीके से। संबोधन कारक में क्या है अरे आता है, तो इसमें तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। काल के विभाजन की जब बात होती है तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होते हैं मेन। और वर्तमान काल के अंतर्गत भी जब बात करते हैं तो 5 भेद होते हैं। एक आपका सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब ये जो वर्तमान काल के टाइप होते हैं इनके अंदर बात करते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पता चले,
जैसे वह आता है, राधा पढ़ती है। तात्कालिक मतलब होता है जिससे ये पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में अभी भी हो रही है, वो अभी भी पढ़ रहा है, गीता जा रही है। पूर्ण वर्तमान काल, जहाँ कार्य कंप्लीट हो जाए, जैसे वह आया है मतलब आ चुका है, सीधा निबंध लिखी है। संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ संदेह प्रकट होगा, सुरेश गया होगा, रीना पुस्तक पढ़ी होगी। संभाव्य वर्तमान, जिसमें काम के पूरा होने की संभावना, हुआ पढ़ा हो, वह लौटा हो। भूतकाल में भी टाइप होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मत। तो सामान्य भूतकाल, बीते हुए समय के कार्य होने का बोध हो, जैसे राघव आया, गीता गई। आसन्न में जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में हो, वह, जैसे मैं पुस्तक पढ़ी है, मैं चला हूँ, मतलब अभी भी कोई काम हुआ हो भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल, जहाँ समाप्ति का बोध होता हो, जैसे वह पढ़ा था, वह मोहन को मारा था। अपूर्ण मतलब जहाँ पर भूतकाल में होने का बोध हो परंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, राघव पढ़ रहा था, रीना सो रही थी। संदिग्ध में संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, तो वह पढ़ा होगा, तू गया होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल क्या है, जहाँ पर किसी कारण से ना हो सकी, मतलब क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो पाई, जैसे मैं पढ़ता, वह जाता, तू खाता, ऐसे करके, तो आपका हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। भविष्यकाल के अंतर्गत भी बात करते हैं, तो सामान्य भविष्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भविष्य। सामान्य में जब कार्य सामान्यता भविष्य में होने का बोध हो, सामान्य भविष्य काल, वह पढ़ेगा, तुम जाओगे। संभाव में जहाँ संभावना की बात हो, जैसे संभवतः लाघव कल आएगा, लगता है फसल अच्छी होगी। हेतु हेतु भविष्य काल की बात करें, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहाँ हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। जैसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। फिर बात करते हैं वाच्य, तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में किसकी प्रधानता है। और वाच्य में भी तीन टाइप होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया का वो रूपांतरण जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चले, वो आपका कृतवाच्य में आता है। जैसे राम आम खाता है, एग्जाम्पल यूपीटेट में आया। और कर्म वाच्य में क्या है, जिसमें कर्म की प्रधानता का पता चलता है, पुस्तक पढ़ी गई, गिटार बजाया जाता है। भाववाच्य, जिसमें वाक्य में भाव अथवा क्रिया की प्रधानता हो, वो भाववाच्य। जैसे राघव से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। ये देखेंगे एग्जाम्पल यूपीटेट में, यहाँ से 2 बार पूछा भी गया है। उसके बाद कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, और कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक हो सकती है, इसको भी याद रखिएगा। और भाववाच्य में अकर्मक होती है। अब वाच्य जो परिवर्तन है भी, वो भी देखने को मिलता है। जैसे कर्तवाच्य है तो राघव पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक राघव द्वारा पढ़ी जाती है। और जैसे वाग्य से लिख नहीं सका, तो भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, वाग्य से लिखा नहीं जा सका। कृतवाच्य में सीता ने अपनी बहन को पढ़ाया, तो कर्मवाच्य में सीता द्वारा अपनी बहन को पढ़ाया गया। कृतवाच्य में मैं गा नहीं सकूंगा, तो भाववाच्य में मुझसे गाया नहीं जा सकता। वाच्य परिवर्तन के इस तरीके के भी वाक्य आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आपको पता है पहले लगते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय बाद में लगते हैं, जिनको हम सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उपसर्गों की जब बात होती है, तो आपके हिंदी उपसर्गों की संख्या 10 है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है, और उर्दू उपसर्ग 12 है। शब्द निर्माण की प्रमुख विधियां की बात करें, तो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इस तरीके से बटा हुआ है। उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू आता है, और प्रत्यय के अंतर्गत कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय आता है। अब संस्कृत उपसर्ग 19 जो हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अति है। ये चीज मत सोचिएगा कि संस्कृत का है तो संस्कृत में आएगा, क्योंकि हिंदी में भी वो आते हैं ना, अति उपसर्ग है। तो यूपीटेट देखिए जूनियर में आया है, अति से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण। या तो अर्थ से भी आप याद रख सकते हैं कि अति का मतलब अधिक के संदर्भ में होता है, तो उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। इसी प्रकार अधि हो गया, तो इससे अधिकरण, अधिकार। इसमें वैसे दिक्कत नहीं होगी, आपको उपसर्ग के नाम आपको बता देते हैं, शब्द आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे अनु उपसर्ग हो गया, अप उपसर्ग यूपी टेट में आया था, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, इस तरह। अभी देखिए उपसर्ग भी यूपी टेट में आया हुआ है, अभिभावक, अभिनय, अभ्युदय, भ्यागत। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, तो अब आप आधा बात देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। अब उपसर्ग हो गया, बड़ा उपसर्ग हो गया, उत है, उद है। इनके शब्दों को एक बार देख लीजिएगा। उप उपसर्ग है, जैसे उपकार बनता है इससे। इसी प्रकार दुर उपसर्ग और दुस, ये बहुत पूछा जाता है। दुर उपसर्ग, दुर्दस, दुर्वस्था, दुर्जन,
दुर्लभ, दुष्कर्म और दुष्उपसर्ग में दुष्कर्म, दुर्गुण, दुर्गम ये सब शब्द बनते हैं। जूनियर लेवल पर यूपी टेट में आया है। नि उपसर्ग हो गया, निर और निस में निर्वास, निराकरण, निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष। परा उपसर्ग में पराजय, परामर्श, पराभूत इत्यादि। परि उपसर्ग में पर्यावरण बनता है। प्रा उपसर्ग में प्रख्यात। प्रति उपसर्ग से प्रत्युपकार है, प्रत्येक है। वि उपसर्ग में विराम है। सम उपसर्ग देखिए, जो कुछ उपसर्ग होते हैं जिसमें ये हलंत लग जाता है, इसमें पहचानना थोड़ा कठिन होता है। विराम तो वी आसानी से आप छाट ले जाएंगे। सम में जैसे संकल्प बन रहा है, संकल्प में कई लोग सक और का को उपसर्ग समझ लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये कठिन होता है, ये यूपी टेट में आया है। संन्यास हो गया, संस्कार, संग्राम, संसर्ग, संस्कृत इत्यादि। इसी प्रकार सु उपसर्ग है। फिर बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों को लेकर के। इसके साथ साथ लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। आ जो उपसर्ग है और अन उपसर्ग है, इसमें अमोल, अपर्ण, अजान, अगात, अलग, अनमोल इत्यादि सब आ जाएगा। अध उपसर्ग में अधजला, अधपका, अधखिला। ऊन उपसर्ग में 19 आ रहा है। अ उपसर्ग में अवगुण आ रहा है। देखिए अवगुण में अव भी ब्रैकेट में इसीलिए लिखा गया है। दो उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग देखिए तो कोई कठिन नहीं है, जिस जैसा उपसर्ग है वैसे ही शब्द हैं। सु उपसर्ग है। सु और सा दोनों हैं, जैसे सहित है तो इसमें सा उपसर्ग है। इसी प्रकार उर्दू उपसर्ग की बात करते हैं, जैसे अल उपसर्ग है तो अलबत्ता, अलराज आ गया। कम उपसर्ग है, कम उम्र। उस उपसर्ग है, गैर है, गैर हाजिर वगैरह। दर उपसर्ग, ना उपसर्ग। पद उपसर्ग, बर उपसर्ग, बिल है, बे है, ला है, हम है। प्राक उपसर्ग यूपी टेट में आया है, तो प्राग ऐतिहासिक इससे बनता है। यहाँ का है, यहाँ गा है, पर उपसर्ग का ही होता है। अलम देखेंगे तो अलंकार में अलम उपसर्ग है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रत्यय की बात करते हैं, तो प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस ए। और ये कृत प्रत्यय पहला टाइप होता है, जहां पर क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय तथा कृत प्रत्यय से युक्त शब्द जो है होते हैं, उन्हें हम कृदंत कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कृत प्रत्यय है तो उसमें वाला आता है, और बनेगा शब्द क्या, गाने वाला। हार से होनहार, वैया रवैया हो गया। ईया से आपका जड़िया। अक उपसर्ग में कारक। अन्न में नयन। ती में शक्ति। तव्य में कर्तव्य। यत में दे में आपका आ जाएगा। इसी प्रकार अत प्रत्यय में भू धातु है और विशेषण भूत है। मान में विद धातु है, विद्यमान। संस्कृत के कृत प्रत्यय और संज्ञाओं की अगर बात करें, तो जैसे आ आपका कत प्रत्यय में धातु कम है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यय में ऐसे कोई कठिन नहीं होती। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने में जैसे तदित प्रत्यय ता है तो संज्ञा इसका वीर है, तो बनेगा भाववाचक में वीरता। ऐसे शत्रु से शत्रुता, गुरु से गुरुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा में आपका पांडु से पांडव, मनु से मानव। ऐसे विशेषण से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो मूर्ख से मूर्खता, शिष्ट से शिष्टता, लघु से लघुत्व। ये मैं आपको एक दो एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे क्या पूछ लिया गया, होता सरल ही है। इसके अलावा बात करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे को लेकर। तो लोकोक्ति मुहावरे की लिस्ट बहुत लंबी है, तो यहाँ पर हम आपको जो मेन मेन है उसकी ही बात केवल करेंगे। जैसे आंख दिखाना का क्रोध से देखना होता है, और ईद का चांद मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, कान का कच्चा होना, इसका मतलब ये होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना। एक क्वेश्चन इधर, आगे कुआं पीछे खाई से आया, मतलब दोनों और मुसीबत। और हम आपको सारे मुहावरे लोकोक्ति दिखाई दे रहे हैं, कि आप वीडियो को रोककर खुद से रिवाइज करना चाहें तो कर लीजिएगा। नाक का बाल होना मतलब होता है अधिक प्रिय होना, ये भी आया है यूपी टेट में। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, ये यूके टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। गूलर का फूल होना, कभी ना दिखाई पड़ना हो जाता है। लकीर का फकीर मतलब अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न होता है। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना, यूपी टेट में आया। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये भी यूपी टेट में आया है। और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, यह भी यूपी टेट में आया है क्वेश्चन। और जैसे हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य होना होता है। इसके अलावा अंधों में काना राजा तो होता ही, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्योंकि मैंने बताया ना इसमें लिस्ट बहुत लंबी है, तो हम आपको
इसीलिए सारे दिखाई दे रहे हैं, यदि आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ये देखिए यूपीटेट में आया, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अब बात करते हैं संधि समास को लेकर के। संधि की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन देखने को मिलती हैं। स्वर संधि के अंतर्गत भी दीर्घ स्वर आपका आता है, जिसके अंतर्गत आप कहेंगे कि ये हम आपको रूल नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको पता है कि बड़ी मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे विद्यार्थी है तो विद्याधनर्थी विद्यार्थी हो जाता है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे गुण संधि है तो गुण संधि में आपका ए और ओ और अर हो जाता है। और गुण संधि के अंतर्गत जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको एक मात्रा देखने को मिलती है। जैसे सुर प्लस ई से तो सुरेश हो गया, देवेंद्र हो गया, गणेश हो गया, महेंद्र हो गया, महेश्वर, जलोदय, इस प्रकार से। जैसे महोत्सव आपका यूपी टेट के जूनियर लेवल पे पूछा भी गया था। वहीं अगर वृद्धि संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दो मात्राएं देखने को मिलती हैं। जैसे एक एक में हो गया, एक देव में, महेश्वर, तत्रैव, दिनैक, सब में देखेंगे दो दो मात्राएं देखने को मिलती हैं। और वैसे तो इसके रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों मिलकर के ए एवं औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जिसको डेफिनेशन पढ़ दें डेफिनेशन में पढ़ सकता है, बाकी ट्रिक के तौर पर दो मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे तथैव जो है वो आपका यूपीटेट जूनियर में पूछा भी गया था, तथा प्लस एव मिलकर बनता है। यण संधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें यारा लावा या देखेंगे, व और रा, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो भी ये मात्रा है, जो आपको आधी मात्रा देखने को मिली, जैसे यहाँ पर आधी मात्रा धा है, यहाँ आदिता है, आदिता है, उसके बाद या देखने को मिलेगा, या वा देखने को मिलेगा, या रा देखने को मिलेगा। जैसे इत्यादि पूछा गया है तो यहाँ या देखने को मिल रहा है, और उससे पहले आपकी आधी मात्रा है। ये यूपी टेट में पूछा भी गया है इत्यादि को लेकर के। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए, न्यून में देखिए तो या है, उससे पहले आधी मात्रा। प्रत्येक में देखिए या है, उससे पहले आधी मात्रा ता। इसी प्रकार अयादि संधि की भी बात कर लेते हैं। या होगा या वाह होगा और उसके पहले आधी मात्रा होगी। जैसे पितरा अनुदेश देख लीजिए कि इनमें आपको आधी मात्रा पहचानने में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो आप पहचान लेंगे। अयादि संधि में क्या है, यदि ए ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ए का आए, ओ का अब, ओ का आ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ए प्लस कोई असमान स्वर आए तो ए हो गया। जैसे नयन, इसमें जो पहचान होती है अयादि संधि में, इसमें तीन अक्षर देखने को मिलते हैं, नयन, सयन, नायक, गायक, भवती, भयवन, भावाता, ये तीन हैं। इस तरीके से जैसे पावन आपसे जो है वो पूछा गया था यूपी टेट में। तीन अक्षर ऐसे सीधे देख, आ की मात्रा को छोड़ दीजिए, वैसे आपको तीन ही अक्षर के देखने को मिलते हैं। वैसे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखना है तो ये आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। आए, आए, अब और आव जो है वो हो जाता है। इसी प्रकार व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन के संधि में क्या देखने को मिलता है, का, चा, टा, ता, प। इसके पश्चात कोई वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है तो यारा लावा, या कोई स्वर आ जाता है तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ऋग्वेद, दिग्गज, अजंत, इसमें आपको एक कोई भी एग्जाम्पल, जैसे का है, देख ऋग्वेद का जब अलग अलग करेंगे तो ऋक और प्लस वेद होगा। दिग्गज है तो गा है, पर उसका तीसरा वर्ण आता है ना तो का के बाद का, इसलिए यहाँ पर तीन वर्ड पीछे जाएंगे, का, खा, गा, तो का यहाँ पर होगा। तो अलग करना भी आपको पता होना चाहिए, केवल जोड़ना ही नहीं। ये दोनों पूछे गए थे यूपी टेट में प्राइमरी और जूनियर में। ऋग्वेद का ऋक प्लस वेद, दिग्गज का दिक प्लस गज। इसी प्रकार उदग्नि देखिए पूछा गया था उत प्लस विघ्न, तो यूपी टेट जूनियर में पूछा गया था। तो इसीलिए मैंने कहा जैसे उदग्नि है वहाँ पर ऑप्शन में आए तो आप दा को अलग कर दें, ता नहीं, क्योंकि आपका ता होगा, ता था दा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ना, तो ये चीज़। वैसे तो इसमें नियम और भी हैं, आप डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं। जैसे जगन्नाथ है, जगत प्लस नाथ। सन्मार्ग है तो सत प्लस मार्ग में बदलेगा। और विसर्ग संधि की जब बात होती है तो वहाँ पर आपको सीधे सीधे विसर्ग लगा देखने को मिलता है। जैसे यदि विसर्ग के पश्चात चा छा है तो विसर्ग का शा टा ठा हो तो शा, और ता धा हो तो सा हो जाता है। जैसे निश्चय है तो निह धन चय, निश्चल काफ़ी पूछा था, निह धन छल, निस्तेज है तो निह धन तेज, दुष्ट है तो दुह धन टा, इस तरीके से। इसी प्रकार वहिष्कार जो है वो बही प्लस कार यूपी टेट में है। निष्पाप है, दुष्प्रवृत्ति है, निष्फल है, दुष्कर्म है तो दुह धन कर्म। आप डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रूल रेगुलेशन बहुत सारे हैं, या तो उतने आपको याद हो तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से भी पहचानने में समझ में आता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मनोरथ है तो मनः धन रथ आपका होता है, यूपी टेट में आया है। हरियाणा टेट में देखेंगे तो यशः धन दा, यशोदा आपका बनता है।
इसी प्रकार जैसे उड्डयन है तो उत प्लस डयन बनता है उड्डयन, ये जूनियर में आया है। समास की बात करते हैं। समास का मतलब ही होता है संक्षेप करना। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास जहाँ पर पूर्व पद अव्यय होता है और कोई उपसर्ग या तो फिर होता है। जैसे प्रतिदिन में देखेंगे तो प्रति उपसर्ग है, यथा विधि में यथा अव्यय है, यथाशक्ति में यथा है, आजन्म तो आपका यथाशक्ति पूछा भी गया था। तत्पुरुष समास में तो आपको देखने को मिलता है विभक्ति के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के भी 6 आपको भेद देखने को मिलते हैं यहाँ पर: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तत्पुरुष, अधिकरण, संबंध और अधिकरण। जैसे कर्म तत्पुरुष है तो को का लोप होगा, कष्टापन यानी कष्ट को अपन, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। करण में से या के द्वारा लोप होगा, तो रस भरा है तो रस से भरा। संप्रदान कारक में क्या होगा? के लिए का वहाँ पर लोप होगा। जैसे रसोई है तो रसोई के लिए घर, गौशाला है तो गाय के लिए शाला, यूपी टेट में आया है। अपादान तत्पुरुष में अलग होने के संबंध में होगा। बलहीन तो बल से हीन। अब यहाँ पर कर्ण कर्ता ने कर्म को कर्ण से वाला मत समझ लीजिएगा। कारक चिन्ह अपादान, कारक चिन्ह जो से है उससे अलग होने का लोप होता है। जैसे पाप मुक्त है तो पाप से मुक्त। संबंध तत्पुरुष में बात करें तो का की के का लोप होता है। मधुमक्खी है तो मधु की मक्खी, यूपी टेट जूनियर में आया है। देवालय देवकाल है। देशभक्ति देश की भक्ति, यूपी टेट प्राइमरी में है। अधिकरण में क्या होता है? में या पर का लोप होता है, तो पुरुष शक्ति पुरुषों में शक्ति, नरोत्तम नरों में उत्तम, आप बीती आप पर बीती। फिर कर्मधारय समास की बात करते हैं। ये तत्पुरुष समास के जितने टाइप थे वो हुए समाप्त। तीसरा आपका है कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद तो पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, इस तरीके से। यहाँ पर है जो भी देखने को मिलता है, लिखा नहीं है यहाँ पर। पीताम्बर होता है तो पीला है। वैसे तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास में भी आता है, क्योंकि पीताम्बर श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए लिखते हैं। और ये जो विशेषणों भय पद लिखा है इसको मत कंफ्यूज होइए। द्विगु समास की बात करते हैं तो जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उस, जैसे त्रिलोक हो गया, पंचवटी हो गया, नवग्रह, चौराहा। चौराहा आपका जूनियर में आया है। नवरत्न, चौमासा आपका भी जूनियर में है, 4 मासों का समाहार। बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा? जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान होता है, किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट होती है। तो जैसे पीताम्बर हो गया, मैंने बताया था कृष्ण जी के। त्रिलोचन हो गया शंकर जी। लंबोदर गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ था शंकर जी। ऐसे ही जैसे दशानन तो रावण को कहते हैं। मृत्युंजय शिव जी के लिए, वीणा पाणी सरस्वती जी के लिए, चंद्रमौली शंकर जी के लिए, सबल बल के साथ है जो सदे दे के साथ है। मुक्का मुक्की मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई है। लाठा लाठी, बाता बाती बात बात से जो लड़ाई हुई है। डंडा डंडी डंडे डंडे से लड़ाई हुई है। धक्का मुक्की भी इसमें दिया गया, मुक्का मुक्की भी दिया गया। द्वंद्व समास में क्या होता है? सभी पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। राम कृष्ण राम और कृष्ण, भाई बहन भाई और बहन, राजा रानी राजा और रानी, इस तरीके से आपके इसमें चलते हैं। जैसे सीखना पढ़ना है तो लिखना और पढ़ना जो है इसमें आ जाएगा। फिर बात करते हैं अलंकार और उनके भेद को लेकर के, ये हमारा अगला टॉपिक है। जब अलंकार की बात होती है तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है। अलंकार के अंतर्गत जो शब्दालंकार, वैसे तो अलंकार का अर्थ पता है आपको कि सजावट श्रृंगार ये सब होता है, पर शब्दालंकार जो होता है सबसे पहला वाला इसी का टाइप, इसके अंतर्गत आपका यह अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्स अलंकार, ये सब आते हैं। इसको पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। तो शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, और शब्दालंकार के 4 मुख्यतः अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी टाइप होते हैं: 6 का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। वैसे आपसे पेपर इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, पर टाइप हैं, पूछे भी जा सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। जो शब्दालंकार है इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टाइप है अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे ता बार बार यहाँ पर आ रहा है, तरनी तनुजा तट तरवा तमाल तरवर बहुछाय, तो ये आपका
अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, यूपी टेट जूनियर में आया है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, जैसे कनक कनक 2 बार आता है और दोनों बार अर्थ इसका अलग अलग होता है। तो कनक कनकते सौगनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए नर या पाए बोराए। श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है पर उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग निकले, यानी किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ जहाँ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये वाला एग्जाम्पल यूपी टेट में आया हुआ है। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास के बाद हमारा अनुप्रास नहीं, शब्दालंकार के बाद दो दूसरा मेन मुख्य टाइप था, वो था अर्थालंकार। अब इसमें क्या आता है, अर्थ के आधार पर जितने ये चारों देख रहे हैं, 4 ऊपर और ये 4 नीचे, ये सब अर्थ के आधार पर विभाजन होता है। तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना, अतिशयोक्ति, संदेह, अतियुक्त और भ्रांतिमार। अर्थालंकार अर्थ के कारण जहाँ पर आपको देखने को मिले। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर वस्तु की समता दूसरे वस्तु से की जाए, तुलना की जाए। उप का अर्थ होता है समीप, और केवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कल कांति थी। ये क्वेश्चन यूपी टेट में प्राइमरी में पूछा गया है। उपमा के बाद बात करें रूपक अलंकार की, जहाँ पर उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर। ये क्वेश्चन यूपी टेट के जूनियर में भी आया है और प्राइमरी में भी आया है। आपसे क्या है एग्जाम्पल जो है इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है। इसकी पहचान के लिए मनु मानो मनहु, जनो जानो जनहु देखने को मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, विधेय करे विधि नाना। ये इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। और इसके अलावा आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाड़ी वक्ता बढ़ जोगी। ये जूनियर में आया हुआ है। असंगति अलंकार, जहाँ कारण कहीं और उसका कार्य कहीं, वहाँ असंगति अलंकार है। जैसे द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गाठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अत्युक्ति अलंकार क्या होता है, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन और झूठा प्रतीत हो वहाँ अत्युक्ति अलंकार है। जैसे लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। संदेह अलंकार क्या होता है, जहाँ संशय बना रहे, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी है कि सारी है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जहाँ समता के कारण किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए। जैसे पाए महावर देन को, नाइन बैठी आई, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मिड़ती जाए। अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अर्थालंकार, जिसमें अपहनति अलंकार है, जहाँ सत्य बात का निषेध कर मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाए। और दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा अनेक साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कृधातु सुहाई। व्यतिरेक अलंकार, उपमेय को उपमान में से श्रेष्ठ जहाँ बताया जाए, जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि ने पय कहत न जाना। काव्यलिंग अलंकार है, किसी व्यक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए। समासोक्ति अलंकार है, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो। विरोधाभास अलंकार है, विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए। अर्थांतरयास अलंकार है, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए। विशेषोक्ति अलंकार जो है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो, जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर हुआ समाप्त। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कवियों और लेखकों की रचनाएं वगैरह। एक गद्यांश पद्यांश वाला भी टॉपिक है, पर वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो तो आप वैसे भी प्रैक्टिस करेंगे ही अलग से, क्योंकि उसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से आपको आंसर ढूंढने होंगे, वो भी आपके पेपर में आएगा, वो हम नहीं करा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। अब रचनाएं बहुत सारी हैं, जो मेन मेन होंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। दलपति विजय खुमाण रासो की है, नरपतिनाल बीसलदा रासो, जगनिक परमाल रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, सारंगधर हमीर रासो, नल सिंह विजयपाल रासो,
विद्यापति की कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, कबीर की साखी सबद रमैनी, दादू दयाल की हरडे बानी अंगबंधु, मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, जायसी की पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम, मंझन की मधुमालती। अग्रदास का ध्यान मंजरी याद रख सकते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं में आपका रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे कवितावली, ये सब जूनियर में पूछी गई हैं। नाभादास की अष्टयाम और भक्तमाल, केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये सब आपकी इसमें देखने को मिलती हैं केशवदास में। वल्लभाचार्य में पूर्व मीमांसा भाषा, उत्तर मीमांसा, सूरदास की सूर सागर सूरसारा वाली साहित्य लहरी। मीराबाई की रचनाएं भी देख सकते हैं। रहीम की रचनाओं में दोहावली, श्रृंगार सोरठा, ये सब देखने को मिलती हैं। रसखान की रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। तो बीच में अगर छूट जाए तो आप भी स्वयं से उसको देख लीजिएगा। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट दिख रही है मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ, और क्योंकि हम स्पीड में स्क्रॉल कर रहे हैं तो हो सकता हो एक आधा बीच में कोई रह जाए। देखिए देव जो है ये यूपी टेट प्राइमरी में पूछी गई। भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर और काव्य रसायन। पद्माकर की हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, चिंतामणि, रस विलास हो गया। भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशा की यूपी टेट में 2 बार पूछी गई हैं। बिहारी की बिहारी सतसई। भारतेंदु जी की रचनाएं में बहुत सारी हैं। प्रेम तर सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, यूपी टेट में आई भी हैं। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य मंजूषा, सुमन देवी स्तुति दशक। कुछ कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रामधारी सिंह दिनकर जी की, ये तो आपको सारी रटी होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की सारी रचनाएं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यूपी टेट में पूछी भी गई हैं। मैंने पहले ही बताया था कि रचनाओं को लेकर हमने ऑलरेडी ट्रिक से आपको बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा हो तो बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं ट्रिक इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, जहाँ पर एक एक के बारे में हमने अलग अलग छोटी छोटी कहानियों में रचनाओं को ट्रिक से बता रखा है। मैथिली षड़गुप्त की ये रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, देखिए सब यूपी टेट में पूछी गई। मैंने इसीलिए कहा कि इसमें की तो आपको सारी याद करनी है, इसमें तो छोड़ना ही नहीं है। श्रीधर पाठक की रचनाएं, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं और गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी की रचनाएं, अज्ञेय जी की रचनाएं, सप्तक है, तार सप्तक है, तीसरा सप्तक है, ये सभी ने की हैं। मुक्तिबोध जी की भी रचनाएं याद रख सकते हैं। केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, यूपी टेट में आ चुका है क्वेश्चन यहाँ से। तो रचनाएं तो इसमें एक्चुअल में बहुत सारी हैं। वही आपका है कि आपको जो मेन मेन है, शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचनाएं याद रख सकते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचनाएं याद रख सकते हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इसके अलावा आत्मकथा में मोहनदास नैमिषारण्य का अपने अपने पिंजरे, ये जूनियर में आपका जो है वो आत्मकथा पूछी गई है। वहीं अगर महिला आत्मकथा में बात करें तो मैत्री पुष्पा आपका पूछा गया यूपी टेट में, जहाँ पर कस्तूरी कुंडल बसे में और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये यूपी टेट में जूनियर में पूछा गया था। इसके अलावा प्रभा खेतान भी आपसे पूछा गया है, अन्या से अनन्या तक, ये भी यूपी टेट में जूनियर में भी पूछा गया और प्राइमरी में भी जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध उपन्यासकार और उनके प्रसिद्ध उपन्यास में अगर बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट जी का नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान,
ये आप याद रखिएगा क्योंकि यूपी टेट में आ चुका है। और ये लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है ये भी याद रखना है आपको। अयोध्या सिंह उपाध्याय का अधखिला फूल। प्रेमचंद जी के सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान, ये सब इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा। जैनन जी की भी यूपी टेट जूनियर में पूछी गई है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। फणीश्वर नाथ रेणु जी के मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ये आपकी जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश जी की अंधेरे बंद कमरे, अंतराल। उषा प्रियवंदा की रुकोगी नहीं, राधिका। अब बात करें कुछ हिंदी कहानीकार, उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ, जैसे प्रेमचंद जी की कहानियाँ तो सभी हैं, फेमस ही हैं। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह है, बूढ़ी काकी है, बहुत सारे हैं इसमें इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की भी सभी आपको लगभग इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये भी आपको सारी है पता होना चाहिए। अज्ञे जी की भी जो मेन में नाम है उनके तो आपको पता ही होना चाहिए। मोहन राकेश जी की, फणीश्वरनाथ ने रेणु। इसी प्रकार प्रमुख निबंध और उनसे प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी का नाम, जयशंकर प्रसाद जी का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम। अलग अलग भी याद रख सकते हैं, एक साथ भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार विधा पूछ लिया थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है तो इनके अशोक के फूल क्या है, इसकी विधा क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। महादेवी वर्मा जी हैं, आज्ञे जी हैं। शिव प्रसाद सिंह है, राजा भोज का सपना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देखिए यहाँ से पूछा भी गया, विचार विमर्श और रसज्ञ रंजन, प्राइमरी लेवल पे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि, यूपी टेट प्राइमरी में जो है यहाँ भी पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की भी आपकी यहाँ पर संस्कृति के चार उपाध्याय प्राइमरी में पूछा गया है यूपी टेट में। कुछ पुरस्कार की भी बात कर लेते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला है। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए 1982 में मिला था, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी है मिला तो और भी लोगों को है, ये भी क्लियर किया गया। 1984 के बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कृति विशेष है उसको ना देकर संपूर्ण साहित्य के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाने लगा था। ज़्यादातर स्टार्टिंग के पता होना चाहिए, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगड़ी के लिए 1955 में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के चार उपाध्याय के लिए। सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए। ये यूपी टेट जूनियर में पूछा भी गया है। भगवती चरण वर्मा है, अमृत राय हैं, अज्ञे हैं, ये सब आपके नाम इंपॉर्टेंट हैं, पर हम इसीलिए स्टार्टिंग की ही बात कर रहे हैं तो पूरी लिस्ट हर साल की। रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए 1991 में सबसे पहले व्यास सम्मान जो है वो मिला। शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद के लिए मिला है। गिरजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला है। और भरत भारती सम्मान की भी बात करें, जैसे महादेवी वर्मा जी 1982 में, धर्मवीर भारती जी 1990, जगदीश गुप्त 1998। तो जो मेन मेन स्टार्टिंग के वो याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे याद रखना तो संभव नहीं है। इसी प्रकार विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो पहला जो है नागपुर भारत में हुआ था 1975 में, फर्स्ट वाला। इसके अलावा साहित्यिक संस्थाओं की भी बात करते हैं, इसमें नागरी प्रचारणी सभा 1884, संस्थापक थे श्याम सुंदर दास जी, रामनारायण मिश्र जी, शिव कुमार सिंह, और स्थान था वाराणसी से। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, मदन मोहन मालवीय, प्रयाग से। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1918, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्धा से। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसी के साथ पूरा कोर्स जो है वो समाप्त हुआ। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको कि जो अपठित गद्यांश पद्यांश है वो भी आपका आता है, पर उसको लेकर के आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में या
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी यदि ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी जितनी हमने चीज़ें कराई हैं उससे आपका पूरा एक साथ सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। वीडियो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।